अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। पहले हमने ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस पढ़ा था। बेसिकली ये तीन जो हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ रहे हैं ये डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन है डिफरेंट तरह के वेक्टर्स और स्केलर्स पर। सबसे पहले हमने ग्रेडियंट पढ़ा था जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जब डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पे ऑपरेट करता है तो उस सूरत में जो है हमें ग्रेडियंट मिलता है। देन हमने कहा था कि डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर पे ऑपरेट करे बाय डॉट प्रोडक्ट तो हमें डाइवर्जेंस मिलता है। लेकिन जब डेल ऑपरेटर जो है वो हम ऑपरेट करवाएं अपने वेक्टर पर थ्रू अ वेक्टर प्रोडक्ट देन हमें जो आंसर मिलेगा इट इज़ कॉल्ड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। बेसिकली फिजिकली अगर हम देखें तो कर्ल होता क्या है, कर्ल जो है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। यानी अगर हम एक यूनिट एरिया ले लें, लाइक ये आपका एक यूनिट एरिया है, ठीक है, क्लोज्ड एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, फिर यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, फिर यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, यहाँ तक का, और फिर यहाँ तक का। तो ये टोटल लाइन इंटीग्रल को जब हम सम अप करेंगे और उसकी वो जो कर्ल है वो हम सम अप करते तो ये हमें मिलता है टोटल लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। अगर हमें टोटल लाइन इंटीग्रल की यूनिट एरिया पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो उसको हम कर्ल कहेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल एक्सप्रेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट द गिवन पॉइंट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया। और जो कर्ल है ये वो जो यूनिट एरिया जिसके ऊपर हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर जो कर्ल ऑफ द वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोवाइडेड यूनिट एरिया। शर्त ये है कि यूनिट एरिया जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड हो, इस तरह से फील्ड में रखा जाए कि दैट द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज़ मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा है कि वो यूनिट एरिया को हम इस तरह फील्ड में प्लेस करें कि जो हम पॉइंट है जिस पे हम कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें उस पॉइंट पे हमें कर्ल उसी सूरत में मिलेगा जब लाइन इंटीग्रल जो है वहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि कर्ल गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। अगर लाइन इंटीग्रल हमने एरिया फील्ड में रखा और उसकी लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया बट हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही तो उस सूरत में लाइन इंटीग्रल जो होगा टोटल वो हमें कर्ल नहीं देगा। जब कर्ल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर उसकी डायरेक्शन का सवाल कैसे पैदा होगा। हाँ, जब कर्ल हमें मिलेगा यानी हमें लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि उस ओरिएंटेशन में वो जो एरिया जो हमने फील्ड में रखा हुआ है जो उसकी ओरिएंटेशन है उसमें हमें जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिल रही है अगर वो मैक्सिमम है तो फिर वो उस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ये बात कही है। वैसे अगर मैथमेटिकली देखें तो कर्ल ऑफ वी बराबर है पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी वाई और पार्शियल जी आई हैड प्लस पार्शियल वी एक्स over partial z minus partial vz over partial x j hat plus partial vy over partial x minus partial vx over partial y into k hat। तो अगर हम इसको देखें डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं और अगर इस डिटर्मिनेंट को चेक करें तो ये डेल क्रॉस वी ही बन रहा है। ये तो हो गया इसकी मैथमेटिकल और फिजिकल डेफिनेशन। नाउ एक्सप्लेनेशन हम इसकी करेंगे कि फ़िज़िकली ये जो कर्ल है हमें दे क्या रहा है। इसके लिए हम ये देखें एक वेक्टर फील्ड वी ले रहे हैं। ये जो एरो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं एरोज, ये वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन दे रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इसके अंदर हमने ये एक एरिया रखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। और ये फील्ड जो है ये ऐसा है कि इसमें वेक्टर कांस्टेंट नहीं है बल्कि अगर जो वैल्यू हमें इन पॉइंट्स पे मिल रही है और जो इन पॉइंट्स पे मिल रही है ये डिफरेंट वैल्यू है, यानी वी जो है वो हर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मे बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर फील्ड है और उसमें पॉइंट टू पॉइंट फील्ड की वैल्यू जो है वेरी करती है। अब हमने देखना है कर्ल कैलकुलेट करना है। एक तो हमने लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं उस वेक्टर एरिया का। पहले हम उसको परपेंडिकुलर रखेंगे फील्ड के और फिर उसके बाद पैरेलल रखेंगे। ये देखिए जो है ये आप देखें बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपके ये एरिया ये आपका फील्ड की डायरेक्शन है तो आपने एरिया इस तरह परपेंडिकुलर यूँ रखा हुआ है फील्ड के अंदर। पैरेलल रखेंगे तो हम एरिया यूँ रख देंगे, ये पैरेलल हो गया फील्ड के, ठीक है, ऐसे। और परपेंडिकुलर है फील्ड के ऐसे। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये अगर आपका फील्ड है ऐसे
फील्ड आपका इस तरह का है, तो जो आपने एरिया इसमें रखा हुआ है वो एरिया आपने, ये लेट्स दिस रजिस्टर इज़ एन एरिया, और हमने वो फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, तो ये आपके देखें फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। कैसे? ये पेन देखें, पेन जो है वो फील्ड की डायरेक्शन, ये फील्ड लाइंस हैं, पेन यहाँ पे जस्ट फील्ड की डायरेक्शन शो करवा रहा है। आप सोचें कि ये सारा फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये एरिया इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस सरफेस के साथ चेक करें तब भी फील्ड परपेंडिकुलर है, और आप इस सरफेस के साथ चेक करें तब भी फील्ड परपेंडिकुलर है। यानी आपकी ये जो साइड है इसके साथ भी फील्ड परपेंडिकुलर मिल रहा है आपको, ये देखें। और ये जो आपकी ये वाली साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है इसके साथ भी फील्ड क्या है आप देख लें, 90 का एंगल ही बन रहा है इसके साथ भी, तो दोनों के साथ ये फील्ड परपेंडिकुलर है। हमने सबसे पहले एरिया ऐसे रखना है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम व्हेन एरिया ABCD इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन लाइन इंटीग्रल इज मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ एरिया। अब हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, ABCD, A to B, B to C, C to D, D to A, A to B, B to C, C to D, D to A। हम लाइन इंटीग्रल देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल लाइन इंटीग्रल V डॉट डी एल बराबर आएगा वैल्यू A और B के दरमियान में, अगर हमारा वेक्टर V1 है, B और C पे देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक जहाँ से भी प्रोडक्शन हो रही है फील्ड की, यहाँ पे ये सारे एक सेम डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे सब पे जो V2 वैल्यू है, C से D पे जो है V3 है, और V4 है हमारी A से D तक। आप इंटीग्रल लें A से B, आपको पता है लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उस लाइन के क्रॉस आप V डॉट डी एल ले लें। इंटीग्रल V डॉट डी एल इज़ द लाइन इंटीग्रल अक्रॉस द लाइन AB, along the line सॉरी। तो इंटीग्रल A to B V डॉट डी एल प्लस B to C इंटीग्रल हम लेंगे V2 डॉट डी एल प्लस V3 डॉट डी एल इंटीग्रल C to D प्लस V4 डॉट डी एल इंटीग्रल D to A। ये टोटल इंटीग्रल हो गया। अब हम इनका डॉट ले लेते हैं, तो आप देखें कि V एंड डी एल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। ये अभी मैंने आपको रजिस्टर और पेन रख के समझाया था कि इसकी ये वाली लेंथ A से B, दिस लेंथ एंड B to C, यानी आपकी जो एरिया की लेंथ भी और उसकी विड्थ भी, दोनों ही साइड्स सारी की सारी चारों की चारों साइड्स जो हैं वो फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। उनकी लाइन साइड्स जो आपकी ये साइड्स हैं ना, ये ठीक है, ये बना रही हैं। तो हम 9 कॉस डॉट जब लेंगे तो V1 डॉट डी एल कॉस थीटा, V2 डी एल को और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो आप देखें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हमें पता है cos 90 ज़ीरो है, तो ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और इंटीग्रल हमें ज़ीरो मिलेगा। ये तो हो गया कि जब एरिया हमने फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम एरिया ये देखें पैरेलल रख दिया इस तरह से, जैसे ये रजिस्टर है, ठीक है, और ये है, ये आपका रजिस्टर है, ये ऐसे हमने एरिया रख दिया। फील्ड आपका ये है A से B, B to C, C to D, D to A। A से B आप देखें तो फील्ड और B दोनों पैरेलल हैं। फिर जब हम यूँ जा रहे हैं B to C, हमारी मूवमेंट हो रही है B से C की तरफ, हमारी लाइन इस तरह से जो है वो कंटिन्यू कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में। अब आप देख लें एंगल है 90 डिग्री। यहाँ अगर हम देखें फील्ड इस डायरेक्शन में, जबकि हमारी मूवमेंट हो रही है C to D, तो 180 डिग्री का एंगल यहाँ आएगा। जबकि यहाँ अगर हम देखें फील्ड हमारा इस पेन की डायरेक्शन में और D to A जब हम आएंगे तो हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यही सी सिचुएशन यहाँ पे है ABCD। अगेन उसी तरह से हम लाइन इंटीग्रल की इक्वेशन लिखेंगे, A से B, B से C, C से D और D से A, एंड देन डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सबके, और उनमें जो कॉस आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होती है हमारी, जैसे V1 डी एल कॉस थीटा, V2 डी एल कॉस थीटा, V3 डी एल कॉस थीटा, V4 डी एल कॉस थीटा 4। अब कॉस थीटा 1 जो है वो हमारा 0 डिग्री था, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे अगेन 90 डिग्री। तो ये देखिए हमने वो वैल्यू रिप्लेस करवा दी सारी। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की 1, कॉस 180 की -1। जब हमने ये वैल्यू पुट की और इंटीग्रल ले लिया, अब V1 DL की इंटीग्रेशन लगाएंगे, V1 L आ जाएगी, DL लेंथ टोटल है AB, इंटीग्रल DL से ये ख़त्म हो जाए माइनस V3L। तो आप देखें V1L माइनस V3L, इसमें से आप L कॉमन ले लें, V1 माइनस V3 इंटू L। दिस इज़ द इंटीग्रल V डॉट डी एल इक्वल्स टू V1 माइनस V3 इंटू L। ये देखें इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। देखें ये हमारे इस एरिया में लाइन इंटीग्रल की टोटल मैक्सिमम वैल्यू यही एग्जिस्ट कर रही है। इससे कम ज़्यादा तो है ही नहीं, कम हो सकती है अगर हम ओरिएंटेशन बदल दें, एंगल चेंज करें। इट मीन्स दैट इफ़ वी प्लेस एन एरिया in a vector field at any point and go on changing its orientation,
देन फॉर सर्टन ओरिएंटेशन लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ एरिया विल बी मैक्सिमम। मेरे ख्याल में ये समझ आ गई है। इन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह है कि जब हम एक एरिया को किसी वेक्टर फील्ड में रखें और उस एरिया की ओरिएंटेशंस जो हैं वो बदलते रहें, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट ओरिएंटेशन पे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। देखें जैसे कि हमारे पीछे भी जब एरिया परपेंडिकुलर था तो लाइन इंटीग्रल जो है वो 0 हो गया था, जब पैरेलल था तो लाइन इंटीग्रल की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो इसका मतलब क्या है, एरिया की ओरिएंटेशन बढ़ने से लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो गई। सो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें जिस ओरिएंटेशन पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पर यूनिट एरिया, उसी को हम कहेंगे कर्ल, और कर्ल की डायरेक्शन उस एरिया के उस ओरिएंटेशन में परपेंडिकुलर होगी। ठीक हो गया। अब हमने प्रूफ करना है कि डेल क्रॉस पी बराबर है कर्ल वी के। तो डेल क्रॉस वी अगर हम लिखें, ये हमारा फंक्शन वी है और ये डेल की वैल्यू इनका क्रॉस ले लें तो हमें ये आंसर मिल रहा है। और आप देखें ये वही आंसर है जो पीछे हमने डिफ़ाइन किया था यहाँ पे। देखिए कर्ल वी हमने डिफ़ाइन किया था ये, और यहाँ पे हमने जब डेल क्रॉस वी लिया तो हमें यही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ वी बराबर है डेल क्रॉस वी के। ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। कल हम स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।